हम सरकार होते या हम नौकरशाही होते तो हम विजय यादव को 2 हफ्ते पहले बता चुके होते कि फला तारीख को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, डोंट जाओ। क्या मैं लफाजी में यकीन ही नहीं रखता, ये लफाजी तो मुझे कभी स्वीकार ही नहीं हुई। और इसी के साथ मैं शिवेंद्र के साथियों को भी बता चुका होता कि आइए मेरे साथ बैठिए, ये देखिए, ये नियम, ये कायदा, ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना नजीर, ये हाई कोर्ट की नजीर, सब मिला के हमने आपके लिए रास्ता निकाल दिया, आप सेफ हैं, जाइए। ये तो मैं 10-12 दिन पहले कर दिया होता, मैं ये भाषण ही नहीं देता हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। कोई सिनेमा बन रहा है क्या? नहीं नहीं, अपने अपने घर रहो यार, साथ नहीं रहो, लेकिन काम तो करो। मोहम्मद आजम खान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि भाजपा वाले कह रहे कि मामला इतना गंभीर नहीं था, ये तो सपाइयों ने गंभीर कर दिया और उस पर राजनीति कर रहे हैं। एक तो ये आरोप खैर अलग है, इसका तो आप जवाब देंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि अब स्थिति जहां पर आ गई है वो बहुत नाजुक मोड़ है। एक हाथ ये और एक हाथ ये, किसी का भी नुकसान होगा, शरीर को नुकसान होगा। हमारी संतान आरक्षित वर्ग के नौजवान भी हैं और जो समायोजित हो चुके वो भी लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। बीच का रास्ता कोई निकलता दिख नहीं रहा और व्याकुलता बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है युवाओं में। अमिताभ जी, सरकार की मंशा और नीयत अगर अच्छी होती तो यकीनन रास्ता निकल गया होता। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश और तानाशाह की तरह काम कर रही है। पहले भी इन बच्चों ने, इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहुत बार अपने ज्ञापन दिए और ये बताया कि ये चीजें देखिए गड़बड़ियां हो रही हैं, और ये भी साथ में कहा कि जिनका आपने चयन कर लिया हम उनके हटाने की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे साथी हट जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब जस्टिफाइड मांग थी उन अभ्यर्थियों की कि भाई वो कह रहे हैं जो हमारा हक बनता था वो हमें मिलना चाहिए, और किसी को हम ये नहीं चाहते हैं कि अगर किसी त्रुटिवश किसी का चयन भी हो गया तो उसे सरकार हटाए। ये उनकी मांग कभी रही ही नहीं है, और ये समाजवादी पार्टी की भी कभी मांग नहीं रही है कि जिसका चयन हो गया उसको हटाया जाए, बल्कि नियमानुसार जो आरक्षण का पालन होना चाहिए था वो पालन होके और नई सूची बना के उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जिनका हक मारा गया है। बस सीधा सा सवाल था, लेकिन चूंकि नौकरशाही बिल्कुल निरंकुश हो गई है, वो समझ नहीं पा रही है। भाजपा को नौकरशाही से ही यकीनन नुकसान हो रहा है, और भाजपा किस डबल माइंड स्टैंडर्ड में है ये बात भी समझ में हम लोगों को नहीं आती है। जब एक तरफ अभ्यर्थी और समाज इस बात के लिए तैयार है कि भाई जो चयनित छात्र हैं सरकार अगर उनका कोई समायोजन करती है तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिनका हक और हिस्सा मारा गया था उनका चयन हो जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी, अगर इसके बावजूद ये फार्मूला भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, जिसका मतलब वो वही जो विजय यादव पहले कह रहे थे कि सरकार ने 22 दिन इंतजार किया कि कोर्ट कोई निर्णय दे दे और भर्ती फंस जाए, उसी तरह से वो ये इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दे या तो स्टे दे दे या कुछ ऐसा दे दे जिससे ये प्रक्रिया रुक जाए। यानी प्रक्रिया को वो पूरी तरह से संपन्न और खत्म नहीं करना चाहते हैं, जो सरकार की मंशा समझ में आ रही है। अमिताभ जी, अगर उनकी मंशा खत्म करने की होती, सबको न्याय देने की होती, क्योंकि आपस में इन लोगों का तकरार भी नहीं है। अगर दोनों लोगों में कहीं तकरार इस बात का होता कि चयनित अभ्यर्थियों को
हटाया जाए, यानी समायोजन ना किया जाए, तब तो एक बार मान भी सकते थे। जब इन लोगों में इतना सहानुभूति आपस में है कि भाई आपका चयन हो गया, आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन हमारा हक और हिस्सा मिल जाए, हम इससे संतुष्ट हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को रोक लगा दे। वो एक तरफ दलितों और पिछड़ों की वाहवाही लेना चाहती है, दूसरी तरफ जो स्वर्ण वर्ग है उसकी भी वाहवाही लेना चाहती है, लेकिन दोनों वाहवाहियां सर मिलना आसान नहीं है। मिलेगी तो एक ही वाहवाही, और दोनों वर्ग नाराज ही होगा अल्टीमेटली सरकार से। जी अविरल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप दोनों हाथों में लड्डू रखने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगी। से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस विषय पर लंबा भाषण दिया, लेकिन अपने विषय में इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया कि इनके दौर में क्या कुछ हुआ, इनके अखिलेश जी के कालखंड में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई उत्तर प्रदेश के भीतर, और किस प्रकार से इन्होंने पिछड़ों का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने कमजोर वर्ग का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने गरीबों का ध्यान रखा, किस प्रकार से इन्होंने युवाओं के लिए कार्य किया। इस विषय पर ये दो शब्द नहीं बोले, लेकिन इन्होंने योगी जी की आलोचना एक प्रकार से की, हमारी सरकार की एक प्रकार से इनके द्वारा आलोचना निश्चित रूप से की गई। आप आलोचना बिल्कुल करिए, उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल मैं यहां मौजूद। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमने कहा वो हमने किया। जिस तरीके से हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात की, जिस प्रकार से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात की गई, उस नारे को जमीनी स्तर पर हमने उतारा और युवा हमसे प्रसन्न है, इसीलिए युवा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक मिनट अविरल, एक मिनट बाबू, एक मिनट। ये जो विजय यादव व्यक्ति नहीं, ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 69,000 भर्ती के, ये जो लोग धरना दे रहे हैं नौजवान नहीं, ये बूढ़े हैं। या एक सेकंड, ये धरना सिंगापुर में दे रहे हैं, लखनऊ में नहीं दे रहे। गजब करते हो यार। देखिए मैं जी देखिए निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूं, हमारी पूरी पार्टी इनका सम्मान करती है। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा गया, मैंने केवल उसका उत्तर दिया है। मैंने इनके विषय में अभी कुछ नहीं कहा। मैंने केवल समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आजम खान साहब बोल रहे हैं अभी, उनके विषय में मैंने बोला है। जिस तरीके से इन्होंने ये बात कही, तो इनके दौर में क्या विकास हुआ ये एक बार दिखा दें, इनके कालखंड में क्या कुछ विनाश कार्य हुए वे भी बता दें, और एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कर लें। भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार का और अखिलेश यादव की सरकार का ये तुलनात्मक अध्ययन कर लें। इन्हें कर लेना चाहिए एक बार तुलनात्मक अध्ययन, लेकिन ये नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने जनता के लिए जनहित में जिस प्रकार से अनेकों कार्य किए, युवाओं के हित में अनेकों कार्य किए, और आज हित में खड़े हुए हैं, तो पक्ष में खड़े हुए हैं, जो लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार, पूरी सरकार उनके पक्ष में खड़ी हुई है। एक मिनट रुकिए अविरल जी, एक मिनट रुकिए, आजम खान आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं विजय यादव से पूछ रहे थे। विजय यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई बार इस बात को पूरी जोरदारी से कह रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, वनवासी कल्याण परिषद, आदिवासी कल्याण परिषद, जितने 36 आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो सब आपके पीछे खड़े हुए हैं पूरी मजबूती के साथ। अब आगे क्या करें बताइए? या तो आप इस मजबूती को देख के मन प्रसन्न रखिए क्या, और अगर इस मजबूती से कुछ मिल रहा है आपको, और अगर मिल रहा है तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं? जब वो कह रहे कि हम सब सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो करे, हमारा तो भाव ये है युवाओं के लिए, प्रणाम कर रहे हैं हम। केवल भाजपा नहीं, संघ से लेके बजरंग दल तक सब मान लो। यादव जी, फिर आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई, जब वो कह रहे कि हमने तो दिल निकाल के रख दिया कटोरी में? आदरणीय अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना, मेरी निराशा इस बात की है कि जो मेरे सामने अविरल मलिक जी दिख रहे हैं वो युवा हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों का आपने नाम गिनाया कि सब खड़े हैं, उनसे कह दीजिए थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं और बैठें। सरकारों का काम सिर्फ खड़ा होना नहीं होता है, उनका काम होता है जनहित के कार्यों के लिए बैठे। बैठेंगे तब ना लिख पाएंगे फाइल पे कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, लिखना पड़ेगा, खड़े खड़े काम नहीं हो पाएगा। और ये रटा रटाया चीजें देखिए आप, कितनी संवेदनशीलता है।
एक तरफ शिवेंद्र प्रताप, एक तरफ विजय यादव जैसे लोग जिनके जीवन और मरण का सवाल है, रोजी रोटी का संकट है, उनके परिवार की उम्मीदें टिकी हुई हैं, वहां पे एक पार्टी का प्रवक्ता बैठ के सिर्फ इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं, हम सब साथ खड़े हैं, सारे अनुषंगिक संगठन साथ खड़े हैं। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूं थोड़ी देर लिए बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि आज आपकी संवेदनहीनता की वजह से दो वर्ग बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अमिताभ जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक तरफ शिवेंद्र भाई लोग धरना दे रहे थे, एक तरफ हम लोग धरना दे रहे देखा थे। था हम दोनों लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही लड़ाई कर लें। नौकरी भूल गए थे हम लोग, केवल इस बात का बचाव कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही टकरा जाएं। तो बेहतर ये है कि ये खड़े होने का नाटक बंद करके बैठ के ठंडे दिमाग से सोच के ये तय किया जाए कि शिवेंद्र की नौकरी कैसे बचेगी और विजय यादव की नौकरी कैसे मिलेगी। इस पर विचार करने की बजाय अगर ये खड़े होने का नाटक किया जाएगा तो ये बहुत ही ये रहस्यमयी नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक सोची समझी पॉलिटिक्स है। ये एक तरीका है कि कैसे जो है युवाओं को गुमराह करके रखा जाए। और मैंने अब जो शुरुआती वक्तव्य में अपने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये बाबू, ये अधिकारी सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच चुका है। अगर वहां से एक स्थगनादेश हो जाए, एक स्टे हो जाए, तो हम 2 साल चैन की बंसी बजाएं, राम नाम जपें और हमको कुछ ना करना पड़े। विजय यादव मरते हो तो मरे, शिवेंद्र मरते हो तो मर जाएं, कोई किसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं कह के अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं अमिताभ जी, कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों ने इस भर्ती में घोटाला किया, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने छोड़िए, ये मुद्दा 3 साल में भी हल नहीं होगा। ये मैं एक प्रतिष्ठित चैनल पे और एक अनुभवी पत्रकार के सामने मैं ये संबोधन कर रहा हूं अपना, कि 3 साल में भी ये अधिकारी नहीं सुलझने देंगे। क्यों? क्योंकि जिन्होंने चोरी की है उन्हीं को घर की चाबी दी जा रही, भैया लो, चोरी किया हुआ सामान तुम्हें इस घर में रखना है। वो चोरी करके पैसे लेके तो अपना घर बनवा चुके, लखनऊ में प्लाट और जमीनें खरीद चुके अधिकारी, तो वो अधिकारी कैसे चोरी अपनी मानेंगे? वो कुचक रचना चाहेंगे जिससे विजय यादव की नौकरी ना बचे। वो हर कुचक रखना चाहेंगे जिससे शिवेंद्र प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे और लखनऊ दौड़ते रहे। तो वो क्यों हमारा भला चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप तुरंत करना चाहिए। और ये हमारे अफजल भाई जो युवा है, इनको खुद तय करना चाहिए, सिर्फ खड़े होने से काम नहीं चलेगा।